अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कोडिंग विद लाइबा ज़हूर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम की तैयारी कर रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट जो है वो इस वीडियो में डन करते हैं तो ऑब्वियसली इसके रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके कवर हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस की मैंने पास पेपर में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस इसके रिलेटेड आए हुए हैं डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के, वो मैंने एक प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर किया हुआ है, उसी में ही ये वीडियो भी ऐड हो जाएगी। तो अगर आपने उसको एक्सेस नहीं किया तो फ़ौरन करें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट C++ कोड फॉर स्टोरिंग अ ग्राफ यूजिंग एडजेसेंसी लिस्ट। टू फंक्शंस शुड बी रिटन फॉर अ ग्राफ। अब यहाँ पे हमें ना दो चीज़ें कही हैं कि आपने इनपुट लेनी है और क्यूरी लेनी है। अब हमारे पास क्या है, दो हैं, इनपुट और क्यूरी, और हमने इसको एक ग्राफ में स्टोर करना है यूजिंग एडजेसेंसी मैट्रिक लिस्ट। तो हम इसको अब जो है ना वो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला है इनपुट। द इनपुट फंक्शन मस्ट गेट एंड स्टोर फॉलोइंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, नंबर ऑफ वर्टिसेस, नेम ऑफ वर्टिसेस एंड लिस्ट ऑफ एजेस। तो सबसे पहले इस सेक्शन को समझ लेते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे बात क्या हो रही है। अब ना हमारे पास कोई भी ग्राफ है ना तो उसको पहले समझ लेते हैं। इसको मज़ीद डिस्कस करने से पहले ना हम पहले ये देख लेते हैं कि ग्राफ एक्चुअली होता क्या है। तो फॉर एग्जांपल ये A to B एंड देन B to C। यहाँ पे ये जो A, B और C है ये मेरे पास क्या है, वर्टिसेस हैं, और ये जो बीच में मैंने इसके ज़रिए जिसके ज़रिए ये मिलाया है इनको कहते हैं एजिस। तो ये A, B और C क्या है हमारे पास, वर्टिसेस हैं, और ये बीच में क्या है, एजिस हैं। अब हम कहते हैं कि जो हमारी वर्टिसेस हैं या जो एजिस हैं उनके नाम हमने क्या रखे हुए हैं। अब जो जैसे A है तो ये क्या है, नेम ऑफ वर्टिसेस है, ठीक है। इस तरह से हम ये जो लिस्ट बनी हुई है इनकी वो एजेस को हम अभी डिस्कस करने लगे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले जो है वो हम एडजेसेंसी का समझते हैं कि बेसिकली ये क्या होता है, एडजेसेंसी लिस्ट। तो जैसे मैंने अभी ये ग्राफ बनाया, ए का बी के साथ रिलेशन था एंड देन बी सी के साथ कनेक्टेड थी। अब ये जो हमारे पास एक ग्राफ है उसमें नंबर ऑफ एजेस जो कनेक्टेड हैं, हर वर्टिस कितने अपने जो है वो नेबर्स बनाती है। जैसे बी है ना तो बी का नेबर ए भी है और सी भी है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो ए का सिर्फ और सिर्फ बी नेबर है, और बी जो है उसका ए भी नेबर है और सी भी नेबर है। और जब हम सी की बात करते हैं तो उसका नेबर सिर्फ बी है। ये हमारे पास है एडजेसेंसी लिस्ट। जब हम सी लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहाँ पे वर्टिसेस को हम ए, बी या सी नहीं बोल सकते। तो वहाँ पे हमने इनको स्टोर करवाना है तो हम कह देते हैं कि जो ए है वो क्या है, 0 है, और जो बी है वो 1 है, और सी जो है वो 2 है। हमने जो है वो इसको स्टोर करवाने के लिए ये जो है वो वेरिएबल्स यूज़ किए हैं एज अ वर्टेक्स। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो वर्टेक्स हमने लिखी हैं ये वाली, इसको हमने कैसे स्टोर करवाना है, इसको स्टोर करने का तरीका क्या है। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमने क्या लिया, करैक्टर लिया है, और करैक्टर के लिए करैक्टर डेटा टाइप को हम यूज़ करेंगे। फिर हमने ना इसका नेम रख दिया वर्टेक्स नेम। तो वर्टेक्स नेम के साथ हम लिखेंगे कि इसमें मैक्सिमम कितने जो है वो 10। तो इस तरह से हम कोई भी नेम जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। तो अब हमने ना यहाँ पे जो है वो ये देखिए हमने कैसे ए और बी और सी को जो है वो जो हमने स्टोर करवाना है। तो हम इसके लिए लिखेंगे वर्टेक्स नेम 0 इज इक्वल टू ए। तो ये देखें मैंने करेक्टर डेटा टाइप को स्टोर करवाना था तो उसके लिए करेक्टर को स्टोर करवाना था, उसके लिए मैंने डाटा टाइप करेक्टर लगाई है, और मैंने वर्टेक्स का एड्रेस जो है वो 0 लिखा है, और यहाँ पे भी मैंने इसको 0 ही इंडिकेट किया था। तो ऐसे हमने ए को, इसी तरह हमने बी और सी को भी कर लेना है। तो ये जो है हमारे पास फाइनल जो है वर्टिसेस वो स्टोर हो के आ गई हैं। तो उसमें हम ऐसे लिखेंगे सी लैंग्वेज में, वर्टेक्स नेम 0 ए, वर्टेक्स नेम 1 और बी। ये हमने स्टोर करने का तरीका भी देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि एडजेसेंसी जो लिस्ट है उसका क्या मेथड है, क्या स्ट्रक्चर है। एडजेसेंसी लिस्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको हम देखते हैं कि ये बेसिकली कैसे चलता है।
तो लिस्ट की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाता है, अगर आपने वो नहीं देखी हुई तो आप देख लें। उसके अलावा मैं यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगी हूँ। अच्छा, किसी भी नोड का जो स्ट्रक्चर है, अब हमने उसमें एक इंटीजर ले लिया वर्टेक्स। अभी मैं आपको समझाती हूँ, आपने बिल्कुल भी जो है ना इसके रिलेटेड परेशान नहीं होना। अब नोड का जो हमने पॉइंटर लगा दिया वो नेक्स्ट पे था, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं अभी आपको जो है वो इसको डिस्क्राइब करती हूँ। अब जैसे हम ना लिस्ट की बात करते हैं ना, तो लिस्ट में लिंक लिस्ट में बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास एक वर्टेक्स होगी, ठीक है, उसका नेम और एड्रेस स्टोर हुआ होता है, ठीक है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। अच्छा, जब इसका ना एंड होता है ना, तो वहाँ पे हमारे पास कौन सी आ जाती है, नल, ठीक है, जो जहाँ पे नल आ जाए ना वो इसका क्या है, एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो अब हमने ना यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसका एड्रेस 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है। अब जब ये यहाँ पे हेड सेक्शन से इसका स्टार्ट होगा, तो पहले ए पे आएगा, फिर बी पे, फिर सी पे और फिर नल स्टेट पे आएगा। अब यहाँ पे एक और हम टर्म पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं टर्मिनेट या टैम्प, इस तरह की सिचुएशन। अभी हम इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं, बहुत सिंपल, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे ये जो है उसका नाम है और ये उसका एड्रेस है। अब सबसे पहले हमने ना पहली स्टेट पे आए, देन जो हमारे पास टर्मिनेट वाला सेक्शन है वो टेम्प करवाएगा, ठीक है। टेम्प क्या करता है, पॉइंटर को नेक्स्ट की तरफ मूव करता है। इट मीन्स कि हमने जो है वो टेम्प एज अ पॉइंटर यूज करना है। एक टेम्परेरी पॉइंटर होता है टेम्प, ठीक है, हम इसको लिंक लिस्ट में ट्रेवर्सल के लिए यूज करते हैं। अब ये यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए हमने किसको यूज करना है, टेम्प को। तो टेम्प अगर ना यूज हो तो लिंक लिस्ट में काम नहीं हो सकता, ठीक है, इसमें ट्रेवर्सल ही वर्क नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ये लिंक लिस्ट बन ही नहीं सकती। तो यहाँ पे ये अगली पे टर्न करता है, अगली पे, जब तक नल नहीं आ जाता ये आगे आगे ट्रेवर्स करता रहता है। तो ये बेसिकली जो है वो टेम्प का काम है। अब हम ना ये जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, ये लिंक लिस्ट का है। अभी हम इसको, हमने जिस तरह से इसको अपने कोड में इम्प्लीमेंट किया वो देखते हैं। अभी ना मैं आपको समझा रही हूँ सिनेरियो, पूरा इसका कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ नहीं आए। स्ट्रक्चर नोड, अब हमने नोड का एक स्ट्रक्चर बनाया जी। अब सबसे पहले हमने इंटीजर कौन सा लिया, वर्टेक्स, ये जो हमारे पास है वर्टेक्स ए। हम वर्टेक्स ए पे पहुंच गए। जब हम वर्टेक्स ए पे गए ना, तो वहां पे हमने किसकी तरफ इशारा हुआ, नेक्स्ट की तरफ। तो टेम्प हमें ले गया नेक्स्ट की तरफ। इसी तरह जब हम इस पे आए, फिर से ये नोड जो थी वो अगले पे चली गई, फिर से ये सी पे आ गई, सी से फिर अगले पे चली गई, तो अगला नल है, तो यहाँ पे एंड हो गई। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि ये जो मैंने वर्टेक्स लिखी है, ये जो वर्टेक्स है, ये एक्चुअली मेरे पास नेबर का क्या है, एड्रेस है, नेबर का एड्रेस है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स। ये एडजेंसी लिस्ट में हम ये देखते हैं कि जो नेबर का इंडेक्स है, अब इसके पास क्या आएगा, ए वाली के पास बी वाले का इंडेक्स आएगा जो क्या है 1। अब ये 1 इसके पास इंडेक्स पड़ा हुआ है, अब इसने किसकी तरफ मूव करना है, 1 की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट का मतलब ये है कि हमने अगले नेबर की तरफ मूव करना है। अब ये यहाँ पे जो है इसका अपना इंडेक्स क्या है, 0 है, और इसका अगले का इंडेक्स क्या है, 1 है। तो हम अगले की तरफ मूव करेंगे और इस कंडीशन को हम ये नेक्स्ट बोलेंगे, और ये जो कोड इस तरह से वर्क हो रहा है। नेक्स्ट, अब ना वर्टिसेस की जो हमारे पास अमाउंट है ना, उसको लेने के लिए ना जो जितनी नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं हमारे उसमें, ठीक है, वर्टिसेस अब मान लेते हैं हम 3 है हमारे पास, ए बी और सी, जैसे हमने शुरू से एग्जांपल स्टार्ट की। कितनी वर्टिसेस हैं हमारे पास, 3। अब ये जो तीनों वर्टिसेस हैं, यूजर से इनपुट किस तरह से ली जानी है, तो हमने ये सी लैंग्वेज में पढ़ा हुआ है कि हमने इनपुट जो है वो स्कैनफ से लेनी है। और ये देखें 3 वर्टिसेस हैं। अब हमने इसका जो है इनपुट प्रोसीजर ये है कि हमने इंटीजर के लिए मॉडुलस ऑफ डी यूज करते हैं, और हमने एंड वी, तो वी की वैल्यू जो है उसको ऐड करवा देना, मतलब जितनी नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं उनको ऐड करवा देना। तो ये अभी हम जो है वो इसको डिटेल से मजीद एक्सप्लेन करते हैं। अब हम, ये हो गया वर्टिसेस की नंबरिंग लेना। अब हम बाय नेम किस तरह से वर्टिसेस को ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि यहाँ पे आई की वैल्यू जो है वो ए है और जो है वो बी और सी है, मतलब जैसे हमने ऊपर सबसे ऊपर डिस्कस किया, तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो 0, 1 और 2 था, तो ये हम कह लेते हैं आई
ये आई की अगर वैल्यू 0 होगी तो ये ए है, 1 होगी तो बी है, 2 होगी तो सी है। तो इस तरह से अब हम इसकी जो है ना वो वैल्यू इनपुट किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। जब भी हम ना स्ट्रिंग की बात करते हैं ना, जैसे मैंने इंटीजर के लिए आपको बोला मॉडुलस ऑफ डी यूज़ करेंगे, तो इस तरह स्ट्रिंग के लिए मॉडुलस ऑफ एस यूज़ करेंगे। तो स्कैन एफ में हमने ऐसे स्कैन एफ और फिर हमने ऐड करवानी जो वैल्यू है वो है वर्टेक्स नेम। तो हमने जैसे वर्टेक्स नेम 0 1 2 3 ऐसे लिखा था ना, इस तरह से ही हम जो है वो लेंगे। इसको हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, अभी जो है वो हमने डिस्कस इसको किया था। अब ये जो आई की वैल्यू है ना, इसको 0 1 और 2 रख लें तो हमारी जो वैल्यू है वो इनपुट इजीली हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने जो है वो इसको बिल्कुल सिंपली जो है वो इसको समझ लिया है, इसकी बेसिक्स को। अब हम ना एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसके बाद हमने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखना है, एज को हमने किस तरह से लेना है। अब हमने वर्टिसेस को तो देख लिया, हमने वर्टिसेस को किस तरह से लेना है, अब एज को किस तरह से लेना है। अब यूजर कहता है जी ए को हमने ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है या सी वर्टेक्स है, लेकिन कंप्यूटर को ए बी और सी की तो समझ आनी नहीं है। तो उसको जो हमने वैल्यू देनी है वो यही है कि ए जो है वो 0 थी, बी 1 थी और सी 2 थी। तो हमने क्या करना है, ए 0 बी 1। तो इस तरह से हम जो है वो कंप्यूटर को वैल्यू देंगे। अब कंप्यूटर जो है वो किस तरह से इंडेक्स को लेता है, अब ये 0 और 1 इसका क्या है, इंडेक्स। अगर हम यूज़ कर लें गेट इंडेक्स को, अगर हम यूज़ कर लें गेट इंडेक्स को, तो हम अपनी वैल्यू को इजीली इंपुट करवा सकते हैं किसी भी एज की। अब हम कह देंगे गेट इंडेक्स ए, तो वो इजीली जो है वो ए का इंडेक्स 0 जो है वो उसको इनपुट कर लेगा। अगर हम कहें जी गेट इंडेक्स बी, तो वो उसको 1 को इनपुट कर लेगा। तो इस तरह से जो कंप्यूटर है वो एजेस को जो है वो क्या करता है, फेच करता है, या हम सी लैंग्वेज में इस तरह से इसको करवाएंगे। अभी तक जो है हमने ये चीज़ समझ लिया है कि हमने जो है वो गेट इंडेक्स फंक्शन जो है वो क्या काम करता है, ठीक है। अब हम ना मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं कि एक ग्राफ है। अब ये जो हमने ए का जो बी के साथ और बी दैन सी के साथ, तो ये तो यूनिडायरेक्टेड या कह लें अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसकी तो सिर्फ एक डायरेक्शन है। तो फिर हम इसमें एजेस को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अभी मैं डिस्कस करने लगी हूँ, ध्यान से सुनिए। क्यूरी फंक्शन की बात करें ना अब हम, तो ए और सी के दरमियान हमने चेक करना है कि इनके दरमियान, इन दोनों के दरमियान जो है वो एज है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने ए का इंडेक्स लेना जो क्या है 0 है, फिर हमने जो है वो सी का इंडेक्स लेना है जो क्या है 2 है। अब हमने ए की एडजेसेंसी लिस्ट को देखना है, तो इससे पहले हम एडजेसेंसी लिस्ट को देख लेते हैं कि वो कैसे काम कर रही है। वो हमने अभी प्रीवियसली देखा कि ए के पास क्या होता है, अगले वाले का जो है प्रीवियस के पास अगले वाले का क्या होता है, इंडेक्स होता है, और वो देन वो मूव करता है, देन मूव करता है जब तक नल स्टेट नहीं आती। अब इसको कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो जी हम लगा लेते हैं वाइल लूप। तो वाइल लूप में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि वाइल में आपने सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन लगानी होती है वाइल के बाद, ठीक है। अगर तो ये कंडीशन रन हो फिर हमने देन आगे मूव करना है, ठीक है। अगर ये वाली ऊपर वाली कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी तब हम इनर कंडीशन पे जाएंगे। तो हम ना वाइल में सबसे पहले एक कंडीशन लगा लेते हैं कि आपने तब ही मूव करना है, तब ही टर्मिनेट करना है जब जो आपके इंडेक्स है वो, जो आपकी वर्टिसेस है वो नल नहीं है। तो अगर नल नहीं होगी ये तब ही आगे टर्मिनेट होगा। सपोज टू बी, अगर ये यहाँ पे आ जाती है तो ये तो नल है, तो यहाँ पे ये आगे टर्मिनेट हो ही नहीं सकता क्योंकि ये एंड वाला है, ठीक है। तो आगे अगर ये इसका ये जो नल वाले का एड्रेस है ना, ये सी के पास पहले ही मौजूद होता है। अगर सी के पास नल पड़ा हुआ ना तो उसने आगे टर्मिनेट ही नहीं करना। तो ये सिर्फ उसी सिचुएशन में टर्न हो सकती है आगे जब यहाँ पे नल नहीं होगा। फिर हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन को लगाते हैं। इफ़ कंडीशन वो है जिसके अंदर हम ट्रू वाली वैल्यू को जो है वो स्टोर करते हैं, और एल्स वो होती है जिसके अंदर हम फॉल्स वाली वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो अगर तो जो टेम्प है, ठीक है, वो उस वर्टेक्स पे इक्वल आ जाता है वी इंडेक्स के, ठीक है, उस वर्टेक्स के इक्वल आ जाता है वी इंडेक्स के। सपोज टू बी कि इसका 0 है और इसका भी ए का जैसे एड्रेस 0 है, तो ये वर्टेक्स का एड्रेस 0 है और इसका जी 0 के बराबर आ गया, ठीक है। अगर तो बराबर मिल जाता है तब कंडीशन ट्रू है, अदरवाइज कंडीशन क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो ये रिटर्न करेगा 1, रिटर्न 1। तो 1 का मतलब होता है ट्रू।
अब ना हम अपने उसी कॉन्सेप्ट की तरफ आ जाते हैं कि हम ए और सी के दरमियान क्या ढूंढ रहे थे, ये ढूंढ रहे थे कि यहाँ पे एज है या नहीं है ए और सी के दरमियान। तो अब जो है हमारे पास सी की वैल्यू कितनी है 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। अगर तो ये 2 जो है वो हमारे पास 2 के बराबर आ जाता है तो यहाँ पे एज हमारे पास होगा, अगर नहीं आता तो ये एज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब हम एक लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि मेन फंक्शन क्या काम करता है। मेन फंक्शन सबसे पहले ना मैंने आपको सारा का सारा कोड कॉन्सेप्ट समझाया, अब हम कोड को सॉल्व करने लगे हैं। जो क्वेश्चन था ना हमारा उसको एक्चुअली सॉल्व करने लगे हैं। तो मेन फंक्शन में क्या होता है कि इनपुट फंक्शन कॉल करता है और फिर यूजर से एज पूछता है कि जैसे कि ये एज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, फिर क्यूरी फंक्शन को कॉल करता है और फिर एंड पे रिजल्ट्स को प्रिंट करवाता है। अब हम ना अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहाँ पे आपको वो जो है ना सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अगर आपने अभी तक वीडियो कंप्लीट देखी है तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले अब हम जी दो चीज़ों को हमने फाइंड करना है। एक है इनपुट फंक्शन, सबसे पहले हमने 2 फंक्शन बनाने हैं, इनपुट फंक्शन और क्यूरी फंक्शन। जो इनपुट फंक्शन है उसमें हमने नंबर ऑफ वर्टिसेस को देखना है, नेम ऑफ वर्टिसेस और लिस्ट ऑफ एजेस। और क्यूरी फंक्शन में हमने ये जो है ना हमने रिजल्ट जो है ना ट्रू तब प्रिंट करवाना है जब वहाँ पे मल्टीपल वर्टिसेस के दरमियान जो है वो जब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे एज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता किसी भी ग्राफ में, तो तब हमने ट्रू रिजल्ट करवाना है, अदरवाइज हमने क्या करना है, फॉल्स करवाना है। तो अभी हमने इसको देखा भी है, मजीद इसको क्वेश्चन के रिलेटेड करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बात की कि हमने किसी भी ग्राफ को स्टोर करवाना है यूजिंग एडजेसेंसी लिस्ट। तो हमने सबसे पहले किसकी बात करनी है, एडजेसेंसी लिस्ट की बात करनी है। तो स्ट्रक्चर्ड नोड इंट वर्टेक्स जो मैंने अभी डिस्कस किया था कि हमने एक जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या है, जो नेबर इंडेक्स है उसको स्टोर किया और फिर उससे अगली इंडेक्स पे हमने मूव करते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट अब जी जो हमने नोड स्ट्रक्चर की हुई है विद रिस्पेक्ट टू एडजेसेंट लिस्ट जो है हमारी वो मैक्सिमम रखी और मैक्सिमम उसमें 10 वैल्यू। इट मीन्स कि हमने जो वर्टिसेस हैं और एज हैं उनको हमने यहाँ पे क्या कर लिया, डिक्लेयर कर दिया इंटीजर वी। जब भी हम किसी भी फंक्शन का नाम जो है उसको कॉल करते हैं तो वो डिक्लेरेशन होता है। वेरिएबल जब हम किसी वेरिएबल के नेम को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो डिक्लेरेशन होता है। जब उसकी वैल्यू लिखते हैं ना तो वो इनिशियलाइजेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यू जो है वो डिक्लेयर कर दी है। अब हमने गेट इंडेक्स जो है वो यूज़ किया था। तो गेट इंडेक्स क्या है, तो हमने जो है वो उसको लेना है करैक्टर नेम, उसका जो नाम है, जैसे ए बी और सी था। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इंटीजर आई है, आई की वैल्यू 0 1 2 वो जो हमने पहले कंसिडर की थी। फॉर लूप के जरिए हमने इसको जो है वो चलाना है। अब क्या है कि आई की वैल्यू क्या है, 0 है। तो हमारे पास 3 वर्टिसेस थी, 0 1 और 2। तो 0 में एक इंक्रीमेंट हुआ तो ये 1 हो गया, 1 में एक इंक्रीमेंट हुआ तो ये 2 हो गया, 2 में अब मैक्सिमम वर्टिसेस हमारे पास 2 थी तो 2 तक वैल्यू थी तो ये 2 तक ही रहेगी और हमारे पास जो वर्टिसेस हैं वो हमने फाइंड कर ली हैं। अब देखें यहाँ पे कि अगर हमारे पास जो स्ट्रिंग है उनको कंपेयर किस तरह से करना है। अगर जो हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो आपस में बराबर आ जाती है, मतलब 0 के बराबर आ जाती है, तो हम रिटर्न करेंगे आई की वैल्यू, अदरवाइज हम -1 को रिटर्न करेंगे। स्ट्रिंग को कंपेयर करने का मतलब ये है कि जैसे हमने एक स्ट्रिंग बनाई, मैंने शुरू में डिस्कस किया था, स्ट्रिंग जब मैंने बनाई तो ए की वैल्यू क्या थी, 0 थी। ठीक है, जब 0 बराबर आ जाएगी 0 की, इट मीन्स कि ये वैल्यू ट्रू हो गई है, तो हमने जो है ना वो 0 को स्क्रीन पे प्रिंट करवा देना है। ध्यान से वीडियो को देखें, अभी मैं इसको डिस्कस करने लगी हूँ। अगर आपको अभी तक कोई समझ नहीं आई तो मज़ीद आपको जो है वो इस वीडियो से मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने एक मेन फंक्शन बनाया जिसका नाम हमने रख दिया इनपुट ग्राफ। ठीक है, अब ये इनपुट फंक्शन मैंने बनाया, जो इनपुट फंक्शन है ना, 2 फंक्शन है ना मेरे पास, एक इनपुट है और एक क्यूरी है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले इनपुट वाले को बनाया है इनपुट ग्राफ। सबसे पहले मेरे पास एक इंटीजर है आई और करैक्टर है यू और वी। अब यू और वी जो है उनके अंदर वैल्यू स्टोर कराएंगे। कैसे करवाएंगे अभी हम डिस्कस करते हैं। एंटर द नंबर ऑफ वर्टिसेस,
फर्ज करें यूजर यहाँ पे ए, बी और सी लिखता है। अब वो तो कंप्यूटर को समझ आने से रही कि ए, बी और सी क्या है। अब ये स्क्रीन पे शो होगा एंटर नंबर ऑफ वर्टिसेस, तो यूजर ने क्या कर दी, ए, बी और सी एंटर कर दी, तो ये तो कंप्यूटर को समझ ही नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस को हमने स्कैनएफ के जरिए इनपुट करवाया। अब एक काम हो गया हमारा इनपुट वाला, ये जो था ना कि हमने जो है वो द इनपुट फंक्शन मस्ट स्टोर फॉलोइंग इनपुट फ्रॉम यूजर। अब हमने वो इनपुट जो है उसको स्टोर करवाना। कैसे करवाना, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि वो जो हमारी एडजेसेंसी जो लिस्ट है वो जब तक नल नहीं आ जाती तब तक हमने इसकी वैल्यू बढ़ाते जाना। तो अब हम चलते हैं वापस पहले पेज पे, जहाँ पे हमने एडजेसेंसी लिस्ट को जो था वो मेंशन किया कि जब तक हमारे पास नल नहीं आती तब तक उसने चलते ही रहना है। तो ये इसने तब तक टर्मिनेट करते जाना जब तक कि इसके पास नल नहीं आ जाती। तो ऑब्वियसली जब ए, बी और सी हो जाएगा तो एंड वाली नल ही होगी, तो नल पे आके वो रुक जाएगी। फिर एंटर वर्टेक्स नेम। अब उसने वर्टेक्स के नेम ऐड कर दिए जो 0, 1 और 2 थे, ठीक है। वर्टेक्स का नेम ए, बी, सी और उनका जो एड्रेस है ना वो एक्चुअली कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करना है, तो उसके पास जो नेम आएगा वो 0, 1 और 2 आएगा, ठीक है। अब जो 0 है उसमें भी ऐसे इंक्रीमेंट हो गया। अब ये हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, स्टोर हो गई। अब ये देखें स्कैनएफ ने इनपुट ले ली है उन नंबर्स को, आई की जगह वो 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, तो यहाँ पे हमने इनपुट करवा दी। अभी तक हमने जो है ना वर्टिसेस जो हमारे पास 3 थी उनको हमने सिर्फ जो है ना वो इनपुट करवाई है। नेक्स्ट अब देखें हम एजेस की बात करते हैं। एंटर द नंबर ऑफ एजेस। अब मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लगना था इसलिए मैंने सारा पहले ही लिख लिया ताकि जो है वीडियो छोटी बने। एंटर नंबर ऑफ एजेस। अब जहाँ पे हमने शुरू में हमने एजेस को किससे डिक्लेयर करवाया था, ई के साथ। शुरू में हमने एजेस को ई के साथ डिक्लेयर करवाया था, वो मैं आपके सामने रखती हूँ। ये देखें जब हमने स्टार्टिंग पे बात की थी हमने वी और ई को डिक्लेयर करवाया था। ये वी फॉर वर्टेक्स एंड ई फॉर एज। तो जब हमने एज की इनपुट करवानी है, जैसे हमने पीछे वर्टेक्स की करवाई थी तो वी लिखा था, एज की करवाएंगे तो ई लिखेंगे, ठीक है। अब हमने ना जितनी एजेस थी ना, अब वहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 एजेस थी। ए और बी को मिला रहे थे ना हम, ये देखें एक और बी को मिलाया था हमने और फिर बी और सी को, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल एजेस थी 2। तो एक का हमने रख दिया नाम यू और एक का रख दिया वी, तो यू और वी नाम रख दिया। अब हमारे पास स्क्रीन पे प्रिंट आया एंटर एजेस, तो आपने जो है ना वो 2 एजेस एंटर कर दी। अब वो जो 2 एजेस आपने एंटर की हैं वो तब तक टर्मिनेट करेंगी तो जब तक 2 पूरी हो जाएंगी तो फिर वो आगे मूव कर जाएगा। अब हमने वो स्ट्रिंग थी, चूंकि हमने स्ट्रिंग में स्टोर करवाया था, अब जो था यू भी लिखेंगे तो वो भी स्ट्रिंग एक कैरेक्टर टाइप है, उसको हम जो है वो स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे। अब हमने वो जो वैल्यू लेनी है उसको किस तरह से, हमने गेट इंडेक्स के जरिए, गेट इंडेक्स हमने अभी डिस्कस किया है वो कैसे इनपुट लेता है। तो यू और वी को हमने लिखा तो ये वैल्यू जो हम वो उसके पास चली गई। जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ये पहले यू है फिर वी। अब यहाँ पे देखा जाए तो डायरेक्शन जो है वो यू से वी की तरफ है, यू से वी की तरफ है। तो हम यू टू वी को देखते हैं। इस स्टेप को करने से पहले हम एक और जो है वो एक कह लें कि एक डाटा टाइप देखते हैं या एक फंक्शन देखते हैं जो क्या परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे है मैंने लिखा MALOC मेमोरी लॉग, मैलॉक। तो ये जो मैलॉक है ये मेमोरी में डायनामिकली जो मेमोरी एलोकेट होती है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान, ठीक है, ये उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर नोड को हमने पॉइंट किया न्यू नोड में, जो हमारे पास पहला नोड था उसको हमने पॉइंट किया न्यू नोड के, उसने आगे टर्मिनेट करना है अगले, मतलब कि जो हमारे पास पहले नोड है उसके पास लोकेशन है अगले नोड की। ये पॉइंटर जो है ये एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे जो मेमोरी में लोकेशन है उसकी, वो उसके जितना नोड का साइज है उस पर डिपेंड करता है। जितना नोड का साइज होगा उतनी उस जगह पे जो है वो उसकी मेमोरी में लोकेशन होगी। अब जो न्यू नोड है उसमें वर्टेक्स जो है वो इक्वल है वी इंडेक्स के। अब पहले है यू, तो यू है पुरानी और वी है न्यू। अब ये यू जो है वो पिछली है और वी जो है वो न्यू है। अब ये है नोड और ये है न्यू नोड। इतनी बात आपको समझ आ गई ही होगी।
न्यू नोड को हम नेक्स्ट पे करेंगे तो हमारे पास एडजेसेंट लिस्ट जो है वो यू आ जाएगी। तो ये जब हमारे पास पुरानी नोड, अब जो भी करंट नोड होगी वो न्यू नोड होगी, तो उसको हम जब वर्टेक्स चेक करेंगे तो हम इस तरह से उसको वी की तरफ देखेंगे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमने यू को वी की जानिब जो है वो डायरेक्शन इसकी चेक की है। अच्छा जी, नेक्स्ट है अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए। अब वो ग्राफ जिसमें हमारे पास कोई भी डायरेक्शन मेंशन नहीं होती, जैसे कि ए है, बी है और सी है। तो अगर तो आप मतलब यूनिडायरेक्शनल तो वैसा नहीं होगा, लेकिन अगर आप विदाउट डायरेक्शन कर रहे हैं जिसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो फिर हम जो है वो एक स्टेप ऐड करेंगे जिसमें हम वी टू यू भी करेंगे। जैसे हमने इसको रखा था ना यू और इसको रखा वी, तो पहले हम u टू v के, फिर हम v टू u भी हम ऐड कर सकते हैं अनडायरेक्टेड के लिए, मतलब दोनों में से एक आ सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ है जैसे अभी हमने ऊपर किया, बस क्या है कि वर्टेक्स v की जगह u है हमारे पास, जिसकी वजह से इंडेक्स भी हमने u का रखा है। तो अगर तो सेम कॉन्सेप्ट जो है ना इसका पिछले वाला ही चल रहा है। उसको जो नोड है उसको हमने पॉइंट किया न्यू नोड में, और ये बराबर आता है स्ट्रक्चर नोड के, स्ट्रक्चर नोड पॉइंट कर देना इसको मेमोरी में जो लोकेशन है इसकी। इसी तरह हम इसमें भी करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन का दूसरा सेक्शन है उसकी तरफ चलते हैं। उम्मीद है मुझे आपको वीडियो की समझ आ गई होगी यहाँ तक। तो नेक्स्ट है क्यूरी। अब क्यूरी क्या है? क्यूरी फंक्शन मस्ट रिटर्न ट्रू। ये हमने एजेस को फाइंड करना, जैसे हमने अभी बात की थी ना कि ए और सी के दरमियान कोई एज है, ये चीज़ हमने क्यूरी में फाइंड करनी है जो हमने पहले डिस्कस की थी। बहुत सिंपल है, जैसे पहले हमने वाइल लूप लगा के चेक किया था ना कि अगर टाइम जो है वो नॉट इक्वल टू नल होगा तो ऑब्वियसली ये रन करेगा, अदरवाइज ये यहाँ पे जो है ना फॉल्स पे चले जाएगा। तो क्या होना है कि अगर तो वैल्यू जो है वो नल नहीं होगी तभी ये आगे टर्मिनेट करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। अब क्या है कि हमने इसका इंटीजर का नाम रख दिया क्यूरी एज, और दो हमारे पास थे एजेस यू और वी। ठीक है, अब हमने जो इसका इनपुट करवाई हुई थी गेट इनपुट के जरिए, वही वाला स्टेप हमने लिख दिया इधर। अब हमने स्ट्रक्चर करवाना है नोड को। अब नोड के पास एड्रेस है न्यू नोड का जहां पे उसने आगे मूव करना है। मिसाल के तौर पे हमने पहले इसे शुरू पे सबसे पहले डिस्कस किया कि ये देखें कि जो हमारे पास पहली नोड है, वर्टेक्स है, उसके पास अगली का एड्रेस मौजूद है जो टेम के पास पड़ा होता है। टेम को पता होता है कि उसने आगे किस पे जाना है। यहाँ पे 1 था, इट मीन्स उसने 1 पे मूव कर रहा है, तो इसके पास अगली वाली का एड्रेस मौजूद होता है। तो जी बहुत सिंपल है कि अगर हमारे पास ये जो वर्टेक्स है ये बराबर आ जाए वी इंडेक्स के, तो वहाँ पे हम रिटर्न करवा देंगे 1 का मतलब ट्रू है, अदरवाइज यहाँ पे 0 रिटर्न हो जाएगा जो क्या है फॉल्स है। तो जब वो ट्रू हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो जो है अगली कंडीशन पे टर्मिनेट कर जाएगा, अगली कंडीशन पे मूव करेगा। तो मेन फंक्शन में जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि हम जो है वो एजेस के लिए और स्क्रीन पे फाइनल रिजल्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास एंटर एज टू अ क्यूरी, तो दो हमारे पास एजेस थी यू और वी। तो अगर तो ये दोनों जो हैं वो मौजूद होंगी, अगर तो यूज़र ने जो एंटर की हैं वो यू वी ही होंगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज एग्जिस्ट इन दी ग्राफ, अदरवाइज हम कहेंगे कि एज डजंट एग्जिस्ट इन दी ग्राफ। तो ये यहाँ पे हमारी जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।